जब हम किसी बहुत बड़ी और आलीशान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? उसकी ऊंचाई पर शायद। हाँ बिल्कुल, उसकी ऊंचाई पर, उसके चमचमाते हुए ग्लास फसाड पर, और इस बात पर कि कितनी जल्दी ये ढांचा खड़ा हो गया। सही बात है। बाहर से देखने पर ना सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल और शानदार लगता है। ऐसा लगता है जैसे डेवलपमेंट की आखिरी मंजिल मिल गई हो। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग कहाँ लीक हो रही है या उसकी बुनियाद में कौन सी ईंट खिसक रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वही तो। और जब तक वो हादसा नहीं होता, हम बस उस बिल्डिंग की चमक देखते रहते हैं। और सच कहूँ तो ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत है। हमारा ध्यान ना हमेशा आंकड़ों पर ही अटक जाता है। जब चीज़ें नंबर्स में बड़ी दिखती हैं तो हम मान लेते हैं कि सफलता मिल गई, लेकिन सच्चाई अक्सर उन आंकड़ों के पीछे छिपी होती है, जहां नंबर्स और क्वालिटी के बीच की खाई लगातार बड़ी होती जाती है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ। क्योंकि आज की चर्चा का विषय बिल्कुल इस स्थिति पर आधारित है। बिल्कुल। आज हम डॉक्टर जयंती रंगाराजन द्वारा लिखे गए एक बहुत ही प्रभावशाली लेख पर एक गहन अध्ययन कर रहे हैं। हाँ। लेख का नाम है द पिवट टुवर्ड मेडिकल एक्सेलेंस इन इंडिया। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना? इस चर्चा का मुख्य मिशन ही ये समझना है कि भारत का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम अब अपनी संख्या यानी क्वांटिटी बढ़ाने की आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है, और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दिशा बदलें और उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस की तरफ मुड़ें, यानी क्वालिटी पर फोकस करें। सही कहा। अगर हम सोर्सेज के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025-26 के एकेडमिक ईयर तक भारत में 818 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं। 818, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। एक वक्त था जब मेडिकल सीट्स के लिए मारामारी होती थी, और आज हमारे पास इतने कॉलेजेस हैं। बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि हमने कैपेसिटी की समस्या को पूरी तरह हल कर लिया है। देखने में ये आंकड़ा वाकई किसी बड़ी जीत जैसा लगता है। हजारों नए डॉक्टर्स हर साल इस सिस्टम से निकल रहे हैं। लेकिन इस लेख का सबसे बड़ा तर्क ही यही है कि इस तेजी से हुए विस्तार ने अपने ही नए और बहुत खतरनाक संकट पैदा कर दिए हैं। किस तरह के संकट? देखिए, सिर्फ ईंटें जोड़कर कॉलेज खोल देने से एक बेहतरीन मेडिकल सिस्टम तैयार नहीं होता। डॉक्टर रंगाराजन हाईलाइट करती हैं कि इस क्वांटिटी की सफलता के पीछे ना एक बहुत भारी असंतुलन छुपा हुआ है। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, इतनी भारी डिमांड होने के बावजूद आज नॉन क्लिनिकल स्पेशलाइजेशंस में हजारों सीट्स खाली पड़ी हैं। अरे, ये बात सच में थोड़ा चक्कर में डालने वाली है ना? एक तरफ तो मेडिकल एंट्रेंस निकालने के लिए बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं, और दूसरी तरफ हजारों सीट्स खाली छूट रही हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा और शानदार मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोल लिया हो। अच्छा। जिसमें 818 बड़ी टेबल्स हैं, लेकिन वहां आने वाले सारे ग्राहक सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डिश खाना चाहते हैं। वही सबसे डिमांड वाली डिश। हाँ। नतीजा ये है कि उस एक डिश के काउंटर पर लाठीचार्ज जैसी भीड़ है, और बाकी का पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल सुनसान पड़ा है। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक कैसे खुश हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी फुल है? ये एनालॉजी इस स्थिति को पूरी तरह से बयान करती है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हर कोई क्लिनिकल साइड में जाना चाहता है। यह डायरेक्ट पेशेंट केयर होती है। सही। जैसे सर्जरी हो गई, मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स, वहाँ पैसा है और समाज में एक अलग तरह का रुतबा भी है। लेकिन एनाटमी या फिजियोलॉजी जैसे बुनियादी विषयों की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, जो मेडिकल साइंस का आधार है। बिल्कुल। एनाटमी डिपार्टमेंट्स लगभग गोस्ट टाउन्स बन चुके हैं। गोस्ट टाउन्स, बाप रे। हाँ, इसका असर ये हो रहा है कि जिन विषयों पर पूरी मेडिकल साइंस खड़ी है, उन्हें आगे पढ़ाने के लिए हमारे पास अगली पीढ़ी के शिक्षक ही नहीं बचे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी है जहां फाइनल प्रोडक्ट तो सबको बनाना है, लेकिन मशीन के पुर्जे ठीक करने वाला मैकेनिक कोई नहीं बनना चाहता। एकदम सटीक बात। लेकिन इसमें ना एक और पहलू है जो सोर्स मटेरियल ने उठाया है। लेख के मुताबिक इस प्रोफेशन की जो अपनी एक चमक हुआ करती थी, वो अब फीकी पड़ रही है। नए डॉक्टर्स आकर निराश हो रहे हैं, और उस निराशा का कारण बहुत गहरा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करके जब कोई इस प्रोफेशन में आता है तो अंदर आकर अचानक निराश क्यों हो जाता है? उसके पीछे की वजह हेल्थ केयर का बदलता स्वरूप है। पहले एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। हाँ, जिन्हें हम सब जानते थे। बिल्कुल। वो मरीज को इसके नाम से और उसकी फैमिली हिस्ट्री से जानता था। एक मानवीय जुड़ाव था वहां। पर आज की स्थिति देखिए, बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, वार्ड में भारी भीड़ है और लंबी ड्यूटी आवर्स, असहनीय ड्यूटी आवर्स। हाँ, इन सब ने डॉक्टर और पेशेंट के बीच के रिश्ते को बेहद ट्रांजैक्शनल बना दिया है। ट्रांजैक्शनल यानी मरीज डॉक्टर को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह देख रहा है, जैसे कोई वेंडिंग मशीन जिसमें पैसे डाले और इलाज बाहर आ गया।
और शायद डॉक्टर भी थक हार कर मरीज को सिर्फ एक बेड नंबर या केस फाइल की तरह ट्रीट करने पर मजबूर है। ये तो सच में बड़ी त्रासदी है। जब कोई नई पीढ़ी का छात्र इस माहौल को देखता है ना, जहां मरीजों के साथ लेन देन जैसा व्यवहार हो रहा है और खुद उनकी अपनी मेंटल हेल्थ की किसी को फिक्र नहीं है, तो उनका मोह भंग होना स्वाभाविक है। सही बात है। आज के युवा टेक या मैनेजमेंट जैसे दूसरे फील्ड्स की तरफ देख रहे हैं, जहां कम से कम उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस तो मिल सके। अगर हमारे सबसे होनहार और मेहनती दिमाग इस प्रोफेशन से दूर भाग रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि हमारा फिल्टर ही खराब हो चुका है। सिस्टम की बुनियाद में ही गड़बड़ी है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स खुश नहीं है तो समस्या सिर्फ कॉलेजेस की संख्या में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो इन बच्चों को चुन रहा है और परख रहा है। और इसी से मेरा ध्यान सीधे हमारी परीक्षा प्रणाली यानी असेसमेंट सिस्टम की तरफ जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। हाल ही में नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक और उसके कैंसिल होने की खबरें तो हर जगह फैली थीं, पर इस लेख ने इस मुद्दे पर एक बहुत अलग और गहरा नजरिया पेश किया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेख इस पेपर लीक को किसी आम प्रशासनिक चूक या सिर्फ सिक्योरिटी फेलियर तक सीमित नहीं रखता। तो फिर क्या मानता है? वो इसे इस बात का जीता जागता प्रमाण मानता है कि हमारा पूरा असेसमेंट सिस्टम कितना खोखला और नाजुक हो चुका है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने पर अटक गया है। मतलब हम चाहते हैं कि आने वाले कल के डॉक्टर्स इंसान कम और ह्यूमन हार्ड ड्राइव ज्यादा लगे, जो बस किताबों का डेटा दिमाग में स्टोर कर लें। हाँ, एक तरह से वही। जब एक परीक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने फैक्ट्स रट लिए हैं, तो वैसे पेपर्स का लीक होना पूरे सिस्टम को तुरंत धराशायी कर देता है। क्योंकि जिसके पास पेपर है वो तो बिना सोचे टॉप कर लेगा। सही बात है, लेकिन अगर इसकी जगह हमारा असेसमेंट क्लिनिकल रीजनिंग पर आधारित होता तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। थोड़ा इसको और गहराई में चलकर समझते हैं। ये क्लिनिकल रीजनिंग इस रोट लर्निंग से अलग कैसे है, खासकर एक एग्जाम के माहौल में? देखिए, रोट लर्निंग आपसे पूछती है कि फलाना बीमारी के 3 लक्षण क्या हैं। आपने रट्टा मारा और लिख दिया। आसान है। लेकिन क्लिनिकल रीजनिंग एक अलग लेवल का दिमाग मांगती है। वो एक मरीज की रियल वर्ल्ड केस स्टडी सामने रखती है, जिसमें 3 अलग-अलग लक्षण हैं जो शायद आपस में मैच भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे सच में अस्पताल में होता है। एग्जैक्टली। अब स्टूडेंट को अपना लॉजिक और अपनी एनालाइजिंग पावर लगाकर ये डिड्यूस करना होता है कि आखिर असली बीमारी क्या है। इस तरह के ऑन द स्पॉट डिडक्शन वाले टेस्ट का अगर पेपर लीक हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें रटी हुई चीजें काम ही नहीं आएंगी। आपको वहां बैठकर सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम अभी भी उस पुराने चेकलिस्ट कंप्लायंस में अटके हुए हैं, यानी लिस्ट में टिक मार्क लगाओ और आगे बढ़ो। ये तो वाकई चिंता की बात है। पर यहाँ मुझे इस आर्टिकल में बताई गई एक और बुनियादी कमजोरी में थोड़ा झोल लगता है। कैसा झोल? लेख कहता है कि प्री क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल विषयों में पढ़ाने वाले योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। अब आप लॉजिक देखिए, हमारे पास 818 कॉलेजेस हैं, हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। हाँ, तो आखिर पढ़ाने वालों की अचानक इतनी कमी कैसे हो सकती है? जो लाखों लोग पास हो रहे हैं, उनमें से कुछ वापस जाकर कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते? क्या हमारा सिस्टम खुद अपने कड़े नियमों के जाल में इतना उलझ गया है कि नए लोगों को आने नहीं दे रहा? उस झोल का जवाब ना हमारी उन्हीं रिजिड रेगुलेटरी नॉर्म्स में छुपा है। मेडिकल कॉलेजेस को अपने स्टैंडर्ड्स दिखाने के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है जो रियलिटी से बहुत दूर हैं। जैसे किसी विषय को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक डिग्री और रैंक का ही व्यक्ति चाहिए, चाहे वो ग्राउंड पर अवेलेबल हो या ना हो। इस फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण नए और प्रैक्टिकल अनुभव वाले लोग सिस्टम में घुस ही नहीं पाते। और जो हमने पहले बात की घोस्ट टाउन्स के बारे में, हाँ, जब नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में छात्र ही नहीं होंगे तो फ्यूचर में वहाँ के प्रोफेसर कहाँ से आएंगे? और इसके ऊपर से रिसर्च के मामले में जो सच्चाई लेख में सामने आई है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, सोर्सेज में इस रिसर्च को एक टर्म दिया गया है, नॉन ट्रांसलेशनल। अगर कोई मेडिकल लिटरेचर ना पढ़ता हो तो उसके लिए इस भारी भरकम शब्द का आखिर क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो नॉन ट्रांसलेशनल रिसर्च का मतलब है ऐसी रिसर्च जिसका रियल वर्ल्ड की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब बस पेपर पर। हाँ, आजकल बहुत सी मेडिकल रिसर्च और पीएचडी सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि किसी प्रोफेसर का एकेडमिक प्रमोशन हो सके। अरे बाप रे।
एक डॉक्टर को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, उसने एक रिसर्च टाइटल चुना, डेटा इकट्ठा किया और एक पेपर पब्लिश कर दिया। हाँ। उस पेपर में क्या निकला? क्या उससे किसी आम मरीज का इलाज बेहतर हुआ? बिल्कुल नहीं। तो वो रिसर्च बेसिकली एक बहुत महंगी और बहुत हैवी पेपरवेट बनकर किसी फाइल में दब जाती है। यानी हमारा सिस्टम ऐसी मशीन बन गई है जहां कॉलेजेस बन रहे हैं पर टीचर्स नहीं है। सही बात है। और जो थोड़ी बहुत रिसर्च हो रही है वो किसी का दुख दूर करने के बजाय सिर्फ किसी का प्रमोशन करवाने के काम आ रही है। ये तो हुई फाउंडेशन की बात, लेकिन यहां से बात एक ऐसे खतरे की तरफ मुड़ती है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान करता है। किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर इंडस्ट्री एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक की तरफ इतनी तेजी से भाग रही है ना, वहां सोर्सेज बताते हैं कि हमारी मेडिकल पढ़ाई अभी भी एक पुरानी सदी में अटकी है। ये टेक्नोलॉजिकल लैग यानी तकनीक में पीछे छूट जाना आने वाले कल का सबसे बड़ा संकट है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। आज अगर आप ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बने रहना चाहते हैं तो करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स का होना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। बाहर के देशों में तो ये शुरू भी हो गया है ना? हाँ, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में छात्रों को सिखाया जा रहा है कि एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स एमआरआई स्कैन्स या जेनेटिक डेटा को बेहतर ढंग से कैसे इंटरप्रेट किया जाए। और हमारे यहाँ भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल इन आधुनिक तकनीकों को मुख्य पढ़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि एक आफ्टर थॉट की तरह देखा जाता है। एक आफ्टर थॉट, ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी बच्चे को 4 साल तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया, उसने कार्बोरेटर खोलना सीख लिया, इंजन ठीक करना सीख लिया। हाँ। और आखिरी दिन जब वो डिग्री लेकर निकल रहा है तो आपने डेट पर उससे कह दिया कि बेटा दुनिया में आजकल सेल्फ ड्राइविंग और इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं, फुर्सत मिले तो यूट्यूब पर देख लेना। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। अगर आज का मेडिकल स्टूडेंट एआई और डिजिटल हेल्थ को कोर सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेगा तो वो आज से 5 साल बाद जब प्रैक्टिस शुरू करेगा तब तक तो दुनिया उससे 10 साल आगे जा चुकी होगी। वो तो आउटडेटेड हो जाएगा शुरुआत में ही। बिल्कुल। और डॉक्टर रंगाराजन का पिवट या दिशा परिवर्तन का मुख्य संदेश भी यहीं से निकलता है। अगर उन्होंने पुराने रोट लर्निंग वाले तरीके नहीं छोड़े तो हमारे नए डॉक्टर्स इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से इररेलेवेंट हो जाएंगे। की तरफ देखना जरूरी है जो इस लेख में सुझावे गए हैं। ये रिफॉर्म्स काफी स्ट्रेटेजिक हैं। हाँ, लेख में कुछ ठोस समाधान बताए गए हैं। चलिए इन समाधानों को अनपैक करते हैं। सबसे पहला सुझाव जो मेरी नजर में आया वो था फैकल्टी मॉडल में बदलाव और एक नया कॉन्सेप्ट, नेशनल फैकल्टी पूल। ये बहुत जरूरी कदम है। एक लाइन में पढ़ने में तो ये बड़ा आकर्षक लगता है, पर प्रैक्टिकली ये जमीन पर उतरेगा कैसे? इसे ऐसे समझिए, अभी क्या होता है कि एक छोटे गांव या टियर 3 शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स की भारी कमी होती है। हाँ, वहां कोई जाना नहीं चाहता। जबकि बड़े शहरों के टॉप इंस्टीट्यूट्स में बेहतरीन प्रोफेसर्स होते हैं। तो नेशनल फैकल्टी पूल इस दूरी को हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खत्म करने का आइडिया है। अच्छा, डिजिटल ब्रॉडकास्ट के जरिए? प्रोफेसर अपने स्टूडियो में खड़ा होकर एक लेक्चर देगा और वही लाइव लेक्चर एक ही वक्त में देश के 10 अलग-अलग रूरल और अर्बन कॉलेजेस में प्रैक्टिकली ब्रॉडकास्ट होगा। इससे तो एजुकेशन की क्वालिटी एक जैसी यानी पूरी तरह स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट तो सच में एक गैप को भरने वाला लगता है, लेकिन पढ़ाएगा कौन? इसको लेकर एक और बहुत दिलचस्प टर्म का जिक्र है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, ये भी एक नया और जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। देखिए, एकेडेमिया और प्रैक्टिकल क्लिनिक की दुनिया आपस में बहुत अलग होती है। एक अनुभवी सर्जन जो अस्पताल में दिन में 8-10 कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहा है, उसके पास कहाँ वक्त है कि वो क्लास में आकर फॉर्मली लेसन प्लान बनाए और पढ़ाए। आपका डर अपनी जगह ठीक है क्योंकि अभी का सिस्टम काफी अलग है, लेकिन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का लक्ष्य इस सिस्टम को फॉर्मली रीस्ट्रक्चर करना है। वो कैसे? इसमें उन अनुभवी डॉक्टर्स को उनके क्लिनिकल वर्कलोड से थोड़ी राहत देकर उन्हें फॉर्मली एकेडमिया का हिस्सा बनाया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं होगी, बल्कि अपना अनुभव शेयर करना होगी। बिल्कुल, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की उस खाई को पाटना होगी जो नॉन ट्रांसलेशनल रिसर्च ने पैदा की है। जब एक सीजन डॉक्टर क्लासरूम में आकर अपना रियल लाइफ केस डिस्कस करेगा तब छात्रों को ग्राउंड रियलिटी समझ आएगी। समझ गया। मतलब जो योद्धा रोज मैदान जंग में असल लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ वही बता सकता है कि तलवार किताब में पड़ी हुई टेक्निक से थोड़ा अलग एंगल पर चलानी पड़ती है। एकदम सही कहा आपने। और जब करिकुलम को बदलने की बात आती है तो डॉक्टर रंगाराजन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करती हैं। ये चेकलिस्ट कंप्लायंस वाले असेसमेंट को हटाकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
इसका रास्ता पहले साल से ही शुरू होता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही बच्चों को छोटे छोटे रियल वर्ल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए, ताकि उनकी सोच डेवलप हो। हाँ, उन्हें सिखाया जाए कि सवाल कैसे पूछते हैं। अगर पेशेंट का फीवर ठीक नहीं हो रहा तो टेक्स्ट बुक को देखने के बजाय उन वेरिएबल्स को देखा जाए जो सामने है। इसे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स और क्लिनिकल रीजनिंग का असेसमेंट कहते हैं, जहां रट्टा मारना बंद हो जाए। बिल्कुल। परीक्षाओं को ऐसे डिजाइन करना होगा जहां सर्च इंजन का जवाब आपकी मदद ना कर सके, आपका अपना लॉजिक काम आए। और इस नए लॉजिक में एआई का बहुत बड़ा हिस्सा है। डिजिटल एरा को अपनाने की जो वकालत इस पेपर में की गई है, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एआई से डरना नहीं है। डायट्यून लगता है लोगों को। अक्सर मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक दबी हुई सी फिक्र रहती है कि कहीं मशीन्स हमारी जगह ना ले लें। लेकिन इस डर को बहुत सफाई से एड्रेस करता है। डॉक्टर रंगराजन स्पष्ट करती हैं कि एआई का उपयोग क्लिनिकल जजमेंट को एनहेंस या ऑगमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए, किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो एआई डॉक्टर को हटाएगा नहीं? नहीं, एआई का काम ह्यूमन एरर को कम करना और बड़े डेटा को सेकंडों में एनालाइज करना है। फैसला तो हमेशा इंसान का ही रहेगा। मुझे एआई और डॉक्टर के इस रिश्ते को समझने के लिए ना एक और एनालॉजी दिखती है। कैसी एनालॉजी? ये एआई को एक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, जहां डॉक्टर पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ जाएं और कार खुद तय करे कि ऑपरेशन करना है या दवाई देनी है। सही बात है। सर्च और लक्षणों को एनालाइज करके एक क्लियर और सेफ रास्ता दिखाएगा, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक हमेशा डॉक्टर के हाथ में ही रहेगा। बहुत खूब। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिसमें इस पूरी एनालॉजी का निष्कर्ष छिपा है। पॉलिसी मेकर्स को अब ये समझना ही होगा कि आने वाले दशकों के लिए असल मुद्दा अब ये बचा ही नहीं है कि हम कितने यानी हाउ मेनी डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 818 कॉलेजेस का आंकड़ा पुराना हो चुका है। हाँ, असल मुद्दा अब सिर्फ ये है कि हम उन्हें इस फ्यूचर की टेक ड्रिवन हेल्थ केयर के लिए कितना बेहतरीन यानी हाउ वेल तैयार कर रहे हैं। क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारी हेल्थ पॉलिसी को अपने सक्सेस मैट्रिक्स बदलने होंगे। नंबर्स फोकस्ड अप्रोच को अब आउटकम बेस्ड एक्सीलेंस के आगे घुटने टेकने ही होंगे। अर्बन और रूरल सेंटर्स दोनों को डिजिटल टूल से इस तरह लैस करना होगा कि फर्क ही ना बचे। तो जब हम इस गहन चर्चा को आम जिंदगी से जोड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि इस सब का आखिर एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वही ना, मेडिकल कॉलेजेस का करिकुलम क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, वहाँ रोट लर्निंग चल रही है या इंक्वायरी बेस्ड, इससे सीधा फर्क पड़ता है। क्योंकि आने वाले कल में इस बदलते सिस्टम से निकलकर आने वाले नए डॉक्टर्स ही हम सबका इलाज करेंगे। सही कहा। जब किसी के परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर हालात में इमरजेंसी रूम में जाएगा ना, तो उस वक्त बचाने वाले डॉक्टर का कॉलेज ब्रांड काम नहीं आएगा, बल्कि उसकी क्लिनिकल रीजनिंग की क्षमता काम आएगी। एक नाजुक और रट्टामार एग्जाम सिस्टम से निकला हुआ डॉक्टर क्रिटिकल मोमेंट में खतरा बन सकता है, जबकि एक एआई इक्विप्ड डॉक्टर उम्मीद की किरण होगा। और चर्चा के इस आखिरी पड़ाव पर एक विचार जरूर उभरता है, जो शायद सोर्सेज में सीधे तौर पर ना लिखा हो, पर इस पूरी तस्वीर का बड़ा हिस्सा है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले वक्त में नेशनल फैकल्टी पूल के जरिए सबसे बेहतरीन टीचर्स का लेक्चर हर कोने के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने लगता है, हाँ, सबको सेम एजुकेशन मिलेगी। और अगर एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से गांव और शहर हर जगह पढ़ाई और डायग्नोसिस का स्तर बिल्कुल एक जैसा यानी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, तब क्या होगा? तो क्या भविष्य में जो पुराने मशहूर एलीट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका सदियों पुराना रुतबा और टैग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या तब एक बेहतरीन डॉक्टर की असली पहचान इस बात से नहीं होगी कि उसने किस नाम वाले कॉलेज से पढ़ाई की थी, बल्कि इस बात से होगी कि वो मॉडर्न एआई टूल्स और अपनी इंसानी क्लिनिकल रीजनिंग का कितना बेहतरीन तालमेल बिठा सकता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की पूरी मेडिकल दुनिया को एक नई शक्ल देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई चर्चा के साथ। अलविदा और अपना ख्याल रखें।